बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 3। और इस पुस्तक का 10वां पाठ है जिसका शीर्षक है काम चोर। इस पाठ को लिखा है लेखिका इस्मत चुगताई जी ने। तो आइए देखते हैं इस पाठ के अंतर्गत लेखिका हमें क्या बता रही हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पाठ से संबंधित कुछ बातें। पाठ 10 कामचोर। बच्चों, लेखिका इस्मत चुगताई द्वारा लिखा गया यह हास्य व्यंग्य कामचोर ऐसे माता पिता के बारे में है जो कि अपने बच्चों को घर के छोटे मोटे काम करना सिखाना चाहते हैं। बचपन से बच्चों में काम करने की आदत नहीं है, इसीलिए जो भी काम बताया जाता है उसे वे ठीक तरीके से नहीं कर पाते। यहाँ पर कसूर बच्चों का नहीं है, क्योंकि बचपन से ही उन्हें नौकरों की आदत हो जाती है। तो आइए देखते हैं बच्चों द्वारा काम करने के दौरान कौन कौन सी मजेदार बातें इस कहानी में देखने को मिलती हैं। तो बच्चों, जैसा कि इस पाठ का नाम है काम चोर। काम चोर का मतलब होता है जो कि किसी भी काम को करने से आनाकानी करे, किसी भी काम को ना करना चाहे। तो यहाँ पर ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जहाँ पर कि ढेर सारे बच्चे हैं और वो बच्चे दिन भर बस आराम करते रहते हैं। वो कभी भी अपने माता पिता की मदद करना या अपने लिए ही छोटे मोटे काम करना भी पसंद नहीं करते। तो उनके जो माता पिता हैं वो किसी भी हालत में इन बच्चों को काम करना सिखाना चाहते हैं। और इसी सिलसिले में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, कौन कौन सी मजेदार बातें होती हैं, वो हम इस कहानी में आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पेज 51 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि बहुत देर तक अम्मी अब्बू के बीच बहस होने के बाद यह तय किया जाता है कि घर के काम करने वाले नौकरों को निकाल दिया जाए। घर में बैठे हुए मोटे मोटे बच्चे आलसी होते जा रहे हैं और प्यास लगने पर वे उठकर अपने लिए पानी भी नहीं ले सकते। वे दिन भर घर में केवल उधम मचाते रहते हैं। नौकरों के न रहने पर वे अपना काम खुद करना सीखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर इस कहानी में माता और पिता दोनों ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं और वो ये तय करते हैं कि घर में जितने भी नौकर हैं उन्हें तुरंत नौकरी से हटा दिया जाए और इन बच्चों को ही अपना काम करने की आदत डाली जाए, क्योंकि ये बच्चे दिन भर सिर्फ शैतानी करते हैं और बैठे रहते हैं। अगर उन्हें प्यास भी लगती है तो वे उठकर अपने लिए पानी भी लेकर नहीं आते हैं। इन सारी बातों के कारण ही इस घर के जो अम्मी और अब्बू हैं वो अपने बच्चों को काम सिखाने के लिए घर के नौकरों को निकालना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है आगे। पेज 51 का भावार्थ। अम्मी अब्बू की यह बात सुनकर बच्चों को भी यह ख्याल आया कि सचमुच आखिर हम कोई काम क्यों नहीं करते, कम से कम हम उठकर पानी तो पी ही सकते हैं। यह सोचकर सभी बच्चे रसोई में अपने लिए पानी लेने जा पहुंचे। पानी लेने के दौरान ही वहां बच्चों में घमासान युद्ध छिड़ गया। सुराहियां और मटके इधर उधर लुढ़क गए और बच्चों के कपड़े भी भीग गए। अम्मा बहुत नाराज हुई। अब्बू ने शाही फरमान जारी करते हुए कहा कि जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो बच्चों, यहाँ पर अम्मी और अब्बू की बात सुनकर बच्चों ने भी यह सोचा कि पानी लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चलो हम इतनी तकलीफ तो उठा ही सकते हैं कि अपने लिए एक गिलास पानी ले लें। और ऐसा सोचते ही सारे के सारे बच्चे एक साथ रसोई घर में पानी लेने पहुंच जाते हैं। वहां पर पानी लेने के दौरान सभी बच्चों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और इस लड़ाई झगड़े के कारण रसोई घर में रखे मटके, सुराहियां और सभी बर्तन इधर उधर लुढ़कने लगते हैं। ये सारा नज़ारा देखकर माँ बहुत नाराज होती हैं और जो पिता हैं वो एक शाही फरमान जारी कर देते हैं कि जो भी ठीक ढंग से काम नहीं करेगा उसे रात का खाना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। पेज 52 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। अब्बा का फरमान सुनकर बच्चे काम करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अब्बा से कहा कि उन्हें जल्दी से काम बताया जाए। अब्बा ने कहा कि ऐसे बहुत सारे काम हैं जो बच्चे कर सकते हैं, जैसे दरी साफ करना, आंगन का कूड़ा साफ करना, पेड़ों में पानी देना आदि। अब्बा ने यह भी कहा कि इन सारे कामों के लिए बच्चों को तनख्वाह भी मिलेगी। अम्मा को बच्चों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वह बच्चों से काम करवाने के खिलाफ थी, लेकिन तनख्वाह की बात सुनकर सभी बच्चे काम करने के लिए तैयार हो गए।
तो यहाँ पर जो अब्बा थे वो काफी नाराज थे कि बच्चे कुछ भी काम नहीं करते, और उन्होंने बच्चों को जब यह कहा कि तुम लोगों को काम करना ही पड़ेगा वरना घर में तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, यह सुनकर बच्चे काम करने के लिए तैयार हो गए। अब्बू ने उन्हें कई ऐसे छोटे छोटे काम बताए जो कि बच्चे आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि दरी साफ करना, आंगन साफ करना, पेड़ पौधों को पानी देना आदि। अब्बू ने यह भी कहा कि बच्चों से यह काम मुफ्त में नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि नौकरों को निकाल दिया गया है, इसीलिए नौकरों की जगह बच्चे जो भी काम करेंगे उन्हें इसके लिए तनख्वाह मिलेगी। लेकिन अम्मी जो थी उन्हें बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि बच्चे कुछ भी उल्टा सीधा करें। लेकिन जैसे ही अब्बू से तनख्वाह की बात बच्चों ने सुनी, वो सभी खुशी से काम करने के लिए तैयार हो गए। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। पेज 52 का भावार्थ। एक दिन सारे बच्चे दरी साफ करने में जुट गए। दरी को चारों कोनों से पकड़कर झटकना शुरू किया। 2-4 बच्चों ने हाथ में लकड़ियां लेकर दरी की धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। दरी से निकलने वाली धूल से सारा घर भर गया। धूल की वजह से बच्चे खांसते खांसते बेदम हो गए। दरी की सारी धूल बच्चों के सिर पर जम गई और नाक और आंखों में भी घुस गई। सभी का बुरा हाल हो गया। सभी बच्चों को आंगन से निकाला गया, लेकिन बच्चों ने फौरन वहां झाड़ू लगाने का फैसला किया। अब बच्चों, यहाँ पर बच्चे जल्दी से जल्दी घर के काम करना शुरू करना चाहते थे। उन्होंने शुरुआत की दरी को साफ करने से। दरी को साफ करने का चूंकि उन्हें सही तरीका नहीं पता था, तो उन्होंने दरी को झटकना शुरू कर दिया। कुछ बच्चों ने दरी को लकड़ियों से पीटना शुरू कर दिया। इस कारण दरी में जो जमी हुई धूल थी वो बच्चों के ऊपर, आंख कान में और पूरे घर में फैल गई। बच्चों का भी खांसते खांसते बुरा हाल होने लगा। ये सारी चीजें देखकर उन्हें जबरदस्ती वहां से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन बच्चों ने फैसला किया कि वो ये काम पूरा करके ही जाएंगे। उन्होंने आंगन को झाड़ू लगाने का फैसला किया। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर परेशानी यह थी कि झाड़ू एक थी और काम करके तनख्वाह लेने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा थी। एक दूसरे से झाड़ू लेने के चक्कर में झाड़ू का एक एक तिनका अलग हो गया। जिसके हाथ में जो आया वह उसी से उल्टे सीधे तरीके से झाड़ू लगाने लगा। यह सब देखकर अम्मा ने अपना सिर पीट लिया। बच्चे भी तंग आकर कहने लगे कि हम तो काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन घर के बुजुर्ग यदि हमें जरा जरा सी बात पर टोकेंगे तो हम भला कैसे काम कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जब बच्चों के झाड़ू लगाने की बारी आई तो झाड़ू एक थी और काम करने वाले बच्चे बहुत ज्यादा थे। तो यहाँ पर झाड़ू लेने के लिए भी बच्चों में छीना झपटी शुरू हो गई और इस चक्कर में झाड़ू का एक एक तिनका अलग हो गया। जिस बच्चे के हाथ में झाड़ू के जितने भी तिनके आए वो उसी से उल्टे सीधे तरीके से झाड़ू लगाने लगा। यह सारा नजारा देख के अम्मा परेशान होकर अपना सिर पीटने लगी। बच्चे अम्मी की यह हालत देखकर कहने लगे कि यदि हम घर का काम कर भी रहे हैं तो बुजुर्गों को हमें जरा जरा सी बात पर नहीं टोकना चाहिए। बुजुर्ग अगर इस तरह से हमें टोकते रहेंगे तो आखिर हम घर का काम कैसे करेंगे। आगे का भावार्थ, पेज 53 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। तभी बच्चों को ख्याल आया कि झाड़ू लगाने से पहले दरी पर थोड़ा पानी छिड़क लिया जाए। तुरंत ही बच्चों ने दरी पर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया। पहले ही दरी से निकली हुई धूल चारों ओर फैली हुई थी। जैसे ही उस धूल पर पानी का छिड़काव शुरू हुआ, सारी धूल कीचड़ में बदल गई। सभी बच्चों को वहां से भी निकाला गया। अब बच्चों ने तय किया कि पेड़ों को पानी दिया जाए। तुरंत घर के सारे छोटे बड़े बर्तन लेने के लिए बच्चे दौड़ पड़े। तो बच्चों, यहाँ पर झाड़ू लगाने से पहले बच्चों को यह विचार आया कि यदि दरी साफ करने से पहले थोड़ा सा पानी छिड़क लिया जाए तो ये जो धूल है वो नहीं उड़ेगी। ये विचार आते ही बच्चों ने दरी पर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया। लेकिन दरी से पहले ही इतनी धूल सब तरफ फैली हुई थी कि पानी का छिड़काव पड़ते ही वह धूल कीचड़ में बदल गई और चारों तरफ गंदगी फैल गई। सभी बच्चों को वहां से भी निकाला गया। अब बच्चों ने सोचा कि ये सारे काम जो हैं वो उनसे नहीं हो पा रहे हैं, तो वे क्यों ना पेड़ों को ही पानी दे दें। ऐसा सोचते ही बच्चे बर्तन लेने के लिए दौड़ पड़े ताकि वो उस बर्तन में पानी भरकर पेड़ों में पानी दे सकें।
तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। हाथ में बर्तन लेकर बच्चे नल पर टूट पड़े। यहाँ भी बच्चों के बीच धक्का मुक्की और लड़ाई झगड़े के कारण कोई भी नल से एक बूंद पानी ना ले सका। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उन्हें रोकने के लिए बड़े बुजुर्गों को वहां भेजा गया। बड़ों को आते देख बच्चे बर्तन वहीं छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। इस लड़ाई झगड़े में बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाने और साफ सुथरा करने के लिए घर के नौकर काफी नहीं थे। इसीलिए पास के बंगलों से नौकरों को बुलवाया गया। उन्होंने 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से पैसे लेकर बच्चों को नहलाना शुरू किया। तो यहाँ पर पेड़ों को पानी देने की होड़ में भी बच्चे एक दूसरे से धक्का मुक्की और लड़ाई झगड़ा करने लगे। बच्चे एक बूंद पानी भी नल से नहीं ले सके और बाद में लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां पर उन्हें रोकने के लिए घर के बुजुर्गों को आना पड़ा। बुजुर्गों को आते देख बच्चे डर से बर्तन वहीं छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन इस लड़ाई झगड़े और धक्का मुक्की में सारे बच्चे कीचड़ से और गंदगी से लथपथ हो चुके थे। बच्चों को नहलाने के लिए घर में जो नौकर थे वो काफी नहीं थे। बगल के घर से नौकरों को बुलाया गया और उन्हें पैसे देकर बच्चों को नहलाने का काम करवाया गया। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं क्या है। बच्चों को भी लगने लगा कि यह साफ सफाई का काम उनके बस का नहीं है और ना ही वे पेड़ पौधों की देखभाल कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों ने फैसला किया कि वे कम से कम मुर्गियों को उनके दड़बे में तो बंद कर ही सकते हैं। वे हाथ में छड़ी बांस लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, लेकिन मुर्गियां दड़बे में जाने के बजाय यहाँ वहां कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों में कूद पड़ी, जिससे कि कुछ खीर दीदी के महंगे दुपट्टे पर और कुछ उनके सिर पर गिर गई। एक बड़ा मुर्गा अम्मी की पानदान में कूदा और उसमें रखे कत्थे और चूने से सने पंजे लेकर अम्मा की सफेद चादर पर छाप छोड़ता निकल गया। तो यहाँ पर बच्चों को जैसे ही नहला धुला लिया गया, उसके बाद बच्चों ने सोचा कि ये जो साफ सफाई का काम है वो करना उनके लिए मुश्किल है, लेकिन मुर्गियों को दड़बों में बंद करना शायद आसान काम हो। यह सोचते ही वे हाथों में छड़ी और बांस लेकर मुर्गियों को पीछे से दौड़ाने लगे ताकि वो अपने अपने दड़बों में घुस जाएं। लेकिन मुर्गियां भी यहाँ पर काफी चालाक थीं। वो दड़बों में जाना ही नहीं चाहती थीं और वो पूरे घर में यहाँ वहां कूदने लगी। तभी प्याले में जो खीर रखी थी उस पर एक मुर्गी कूद पड़ी और इसके कारण कुछ खीर दीदी के महंगे दुपट्टे पर और कुछ उनके सिर पर गिर गई। तभी एक बड़ा मुर्गा वहां पर रखे पानदान पर कूद गया। पानदान के अंदर जो कत्था और चूना रखा था उसमें जैसे ही उसके पंजे पड़े, उसके पंजे कत्थे और चूने से बिल्कुल सन गए और उसी पैर से वो अम्मा की सफेद चादर पर दौड़ता हुआ निकल गया, जिसके कारण कत्थे और चूने की सारी छाप उस कपड़े पर पड़ गई। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं। पेज 54 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। तभी एक मुर्गी दाल की पतीली के ऊपर से भागी और आंगन में ऐसी तेजी से फिसलती गई कि आंगन की सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर आ पड़ी। सारी मुर्गियां पूरे घर में इधर उधर भाग रही थी और एक भी दड़बे में जाने के लिए राजी नहीं हुई। उसी समय एक बच्चे को यह ख्याल आया कि घर में जो भेड़ें हैं वे भी सुबह से भूखी हैं, उन्हें दाना खिला दिया जाए। भेड़ों के सामने जैसे ही दानों से भरा सूप आया, सभी भेड़ उसे खाने के लिए सूप की तरफ झपटी और रास्ते में पलंग बर्तन आदि पर चढ़ती हुई सूप के पीछे पीछे जाने लगी। तो बच्चों यहाँ पर मुर्गियां जो हैं उन्होंने पूरे घर में तूफान मचा रखा था। वहां पर दाल की एक पतीली भी रखी थी, उसके ऊपर भी एक मुर्गी कूद पड़ी और उसके बाद आंगन में वो ऐसी फिसलती गई कि आंगन का जो सारा कीचड़ था वहां पर मौसी जी जो अपना मुंह धो रही थी उन पर आ गिरा। पूरे घर में सिर्फ मुर्गियां ही मुर्गियां नजर आ रही थी और कोई भी दड़बे में जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसी समय बच्चों को एक और विचार आया कि घर में कुछ भेड़ें भी हैं जो कि सुबह से भूखी हैं, तो भेड़ों को दाना खिलाने का काम आसानी से किया जा सकता है। ऐसा सोचते ही दानों से भरा सूप वो ले आए। भेड़ों ने जैसे ही दानों से भरा हुआ सूप देखा, सारी भूखी भेड़ें उस सूप की तरफ झपटी। इस दौरान उनके रास्ते में जो कुछ भी आया उस पर वो चढ़ती, उसे रौंदती हुई सूप के पीछे पीछे जाने लगी। आइए देखते हैं पेज 54 का भावार्थ।
वहीं तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा भी फैला हुआ था। भेड़ें उसे भी रौंदती हुई आगे बढ़ती गई। जहां जहां से सूप गुजरता गया, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह उनके पीछे पीछे चलती गईं। हज्जन माँ एक पलंग पर मुंह ढक के सो रही थी, लेकिन जैसे ही भेड़ें उनके ऊपर से गुजरी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और वह मारो मारो चिल्लाने लगी। तभी भेड़ों की नजर सब्जी बेचने वाली की टोकरी पर पड़ी। सब्जी बेचने वाली मटर की फलियां तौलकर रसोइये को दे रही थी। अब यहाँ पर भेड़ें जो हैं, जैसे ही सूप के पीछे पीछे दौड़ने लगी, उसी दौरान बीच में बानी दीदी का दुपट्टा सूखने के लिए फैलाया हुआ था, उसे भी वो रौंदती हुई आगे बढ़ती गई और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी भी हाल में सूप में रखे दानों को खाना चाहती थी। वहीं पर हज्जन माँ एक पलंग पर आराम से सो रही थी। भेड़ों ने उनके ऊपर जब चढ़ना शुरू किया तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया और अचानक से भेड़ों के इस हमले के कारण वो मारो मारो चिल्लाती हुई उठ गईं। तभी सभी भेड़ों की नजर सब्जी बेचने वाली आई उस महिला की टोकरी पर पड़ी। सब्जी बेचने वाली मटर की जो फलियां थी उसे तौल कर घर के रसोइये को खाना पकाने के लिए दे रही थी। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। पेज 54-55 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। सब्जी बेचने वाली अपनी टोकरी को भेड़ों से बचाने के लिए सामने खड़ी हो गई, लेकिन भेड़ों ने सब्जी की टोकरी पर हमला कर दिया। सब्जी बेचने वाली भेड़ों को मारने लगी, लेकिन भेड़ों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखते ही देखते भेड़ों ने सारी सब्जियां खत्म कर दी। दूसरी तरफ बच्चे भी चुपचाप नहीं बैठे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि वे काम नहीं करेंगे तो उन्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। इसीलिए अब उन्होंने 4 भैंसों का दूध दूहने का फैसला किया। तो यहाँ पर लाख बचाने के बाद भी सब्जी वाली की जो सब्जियां थी टोकरी में, उसे भेड़ खा करके ही मानी और सब्जी वाली ने लाख कोशिश की कि भेड़ें उसकी सब्जी को ना खाएं। उसने उन्हें मारना भी शुरू किया, लेकिन सब्जी वाली के मारने का भेड़ों पर कोई भी असर नहीं हुआ और वो तब तक नहीं रुकी जब तक कि टोकरी की सारी सब्जियां खत्म नहीं हो गई। तो इस तरह से बच्चों ने जब यह देखा कि भेड़ों को दाना खिलाना भी उनके लिए संभव नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि घर में जो भैंसें हैं उनका दूध दूहना शायद एक आसान काम हो और वही उन्होंने फैसला किया कि अब 4 भैंसों का दूध दूह लिया जाए। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। पेज 55 का भावार्थ। भैंस का दूध दूहने के लिए जैसी तैसी बाल्टी लेकर बच्चे भैंस का दूध दूहने में जुट गए, लेकिन भैंस भी चौकन्नी हो गई और बाल्टी को लात मारकर गिरा दिया। बच्चों ने तय किया कि भैंस के आगे और पीछे के पैरों को बांध दिया जाए। इस तरह से दूध दूहना आसान हो जाएगा। पीछे के दोनों पैरों को बांधकर उसका दूसरा सिरा चाचा जी की चारपाई से बांध दिया गया। जैसे ही बच्चे भैंस के आगे के दोनों पैर बांधने लगे, भैंस अचानक से भागने लगी। तो बच्चों, यहाँ पर भैंस का दूध दूहना जितना आसान बच्चे समझ रहे थे उतना आसान नहीं था। बच्चों ने जैसे ही बाल्टी लेकर भैंस का दूध दूहना चाहा, भैंस ने अपने पैर से उस बाल्टी को ठोकर मारी और वह बाल्टी दूर जा गिरी। तब बच्चों को समझ में आया कि जब तक भैंस के दोनों आगे और पीछे के पैरों को बांध न लिया जाए, भैंस का दूध निकालना संभव नहीं है। यह विचार आते ही उन्होंने सबसे पहले भैंस के पीछे के दोनों पैरों को बांधा और रस्सी का जो आखिरी सिरा था उसे वहां पर एक चारपाई पर, जहां चाचा जी सो रहे थे, उस चारपाई से उन्होंने उस सिरे को बांध दिया। और जैसे ही वो भैंस के आगे के दोनों पैर बांधने के लिए गए, भैंस अचानक से उठी और भागने लगी। आइए देखते हैं क्या होता है। अब पेज 55 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। भैंस के भागने पर चाचा जी की चारपाई जो भैंस के पिछले पैरों से बंधी थी, वह भी साथ ही खींचती चली गई। पहले तो चाचा जी को लगा कि वह शायद कोई सपना देख रहे हैं। जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी उन पर गिरा तो उन्हें लगा कि किसी आंधी तूफान में फंस गए हैं और साथ ही साथ भूकंप भी आ गया है। लेकिन जल्दी ही उन्हें सारी परिस्थिति समझ में आ गई। चारपाई से अपने आप को गिरने से बचाने के लिए उन्होंने चारपाई को कसकर पकड़ लिया और बच्चों की इस हरकत पर उन्हें बुरा भला कहने लगे। तो यहाँ पर जैसे जैसे भैंस भागती जा रही थी,
चाचा जी की चारपाई भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे खिंचती चली जा रही थी। चाचा जी जो निश्चिंत होकर चारपाई पर सो रहे थे, अचानक से इस घटना के कारण वो बिल्कुल हैरान हो गए। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि आखिर यह क्या हो रहा है। एक बार तो उन्हें लगा कि शायद वो कोई सपना देख रहे हैं। तभी उनकी चारपाई जो है वहां रखी एक पानी की ड्रम से टकराई और उसमें से जो पानी था वो छलक कर चाचा जी के ऊपर गिर गया। तब चाचा जी को यह लगा कि शायद आंधी और तूफान आया है और साथ में जो चारपाई हिल रही है वो भूकंप के आने के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन जल्दी ही उनको सारी स्थिति समझ में आ गई और चारपाई से अपने आप को गिरने से बचाने के लिए उन्होंने चारपाई के दोनों किनारों को जोर से पकड़ लिया। लेकिन बच्चों की इस हरकत के कारण वो चारपाई पे बैठे बैठे ही उन्हें बुरा भला भी कहने लगे। आइए देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। यह दृश्य बहुत ही मजेदार था। भैंस लगातार भागी जा रही थी और पीछे पीछे चाचा जी नजर आ रहे थे, जो चारपाई को कस कर पकड़े उस पर बैठे थे। तभी किसी को याद आया कि बछड़े को खोल देना चाहिए। बछड़े को खोल दिया गया। यह तरकीब काम आ गई और भागती हुई भैंस अपने बच्चे को देखकर रुक गई। बछड़ा भी तुरंत अपनी माँ के पास पहुंच गया। बच्चे फिर दूध दूहने के लिए गिलास कटोरी लेकर भैंस के पास पहुंचे, पर किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। मौका पाकर बछड़ा सारा दूध पी गया। तो यहाँ पर यह दृश्य देखने में तो बहुत ही मजेदार था, क्योंकि भैंस आगे आगे भाग रही थी और पीछे पीछे चारपाई पर चाचा जी बैठे हुए चिल्ला रहे थे। तभी किसी को याद आया कि भैंस को अपने काबू में करने के लिए उसके बछड़े को खोल दिया जाए। और जैसे ही बछड़े को खोला गया, भैंस सचमुच अपने बछड़े को देखकर रुक गई और भैंस को खड़ा देख बच्चे फिर से गिलास कटोरी और जो भी बर्तन उन्हें मिला वो लेकर दूध दूहने के लिए उसकी तरफ दौड़े। लेकिन अब भी लड़ाई झगड़े के कारण किसी के बर्तन में दूध भी ना आ पाया और यहाँ पर मौके का फायदा भैंस के बछड़े ने उठाया और मौका पाते ही उसने भैंस का सारा दूध पी लिया। तो आइए देखते हैं आगे। पेज 56 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। पूरे घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां कोई तूफान आया हो। सारे घर में मुर्गियां, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, कटोरे और बच्चे ही नजर आ रहे थे। बच्चों को बाहर किया गया, मुर्गियों को बगीचे में भगाया गया। भेड़ों द्वारा अपनी सारी सब्जियां खा लेने पर होने वाले नुकसान के कारण सब्जी वाली अब तक आंसू बहा रही थी और अम्मा बच्चों की इन हरकतों से परेशान होकर आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। अम्मा ने अब्बू से कह दिया, या तो आप इस घर में बच्चों से काम करवा लो या फिर मुझे इस घर में रहने दो, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। तो बच्चों, इस सारी घटना के बाद घर की जो स्थिति थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी वहां पर कोई तूफान आया हो, क्योंकि सारे घर में टूटे हुए बर्तन, मुर्गियां, भेड़ें और न जाने क्या क्या नजर आ रहा था। और दूसरी तरफ सब्जी वाली अपने होने वाले नुकसान के कारण दहाड़ मार मार कर रो रही थी। अम्मा बच्चों की इस हरकत से इतनी परेशान हो चुकी थी कि उन्होंने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया और उन्होंने अब्बू से भी कहा कि मैं अपने मायके चली जाऊंगी यदि आपने कुछ भी और काम इन बच्चों से करवाया। तो आइए देखते हैं अंत में क्या होता है। पेज 56 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। अब्बा ने सभी बच्चों को एक लाइन से खड़ा करके सख्त हिदायत दी कि यदि किसी बच्चे ने घर के किसी भी चीज को हाथ लगाया तो रात का खाना उन्हें नहीं मिलेगा। अब्बा की बात सुनकर बच्चे सोचने लगे, यदि हम काम करते हैं तो भी हमारे बड़ों को यह पसंद नहीं आता और यदि काम नहीं करते हैं तो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हमें डांटते हैं। वे किसी भी हाल में खुश नहीं रहते। सभी बच्चों ने निश्चय किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह पानी भी लेकर नहीं पिएंगे। तो बच्चों, अंत में अब्बा ने स्वयं ही बच्चों को यह हिदायत दी कि अब उन्हें किसी भी काम को करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी बच्चे ने कोई भी काम करने की कोशिश की तो उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। अब्बा के इस फैसले पर बच्चे सोचने लगे कि ये जो बड़े हैं वो किसी भी हाल में खुश क्यों नहीं रहते। जब हम काम नहीं करते थे तब भी वो खुश नहीं थे और जब हम काम कर रहे हैं तब भी उन्हें परेशानी है। अब बच्चों ने यह तय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो घर का कोई भी काम नहीं करेंगे और यहाँ तक कि खुद से पानी लेकर के भी नहीं पिएंगे। तो बच्चों, इस तरह से ये जो कहानी है ये यहाँ पर खत्म होती है। तो बच्चों, आशा है आप सबको लेखिका इस्मत चुगताई द्वारा हास्य व्यंग से भरपूर यह पाठ कामचोर का भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा।
एनसीईआरटी क्लास 8th के अन्य पाठों का भावार्थ भी हम आने वाले समय में जरूर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।